अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी, मेहरबानी आपने मुझे इनवाइट किया। सर वैसे तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई खास बात या शोज नहीं हो रहे होते पाकिस्तान में, लेकिन आजकल जरा बात की जा रही है और जो हालात हैं वो देखते हुए भी बात करनी बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हैं बाकू में, जो एक क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है, वहां जाके उन्होंने कहा कि 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो इन डेवलपिंग कंट्रीज को मिलने चाहिए जो क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं या जिनको जरूरत है। आप समझते हैं कि वाकई में 6.8 ट्रिलियन मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है। शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ना पता हो कि उसमें कितने जीरो आते हैं। तो आपके ख्याल से ये बात उन्होंने क्या सोच के कही? देखिए, ये बाकू में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, 29th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो उसमें ये गए थे। तो वहाँ पे इन्होंने कहा है जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स दिए जाएं 2030 तक, ताकि वो जो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। अच्छा, अब इनसे ये भी पूछा जाए कि आप ज़रा प्लान बताएं कि ये 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स लेने के बाद आप करेंगे क्या? आप ये ज़रा हमें एक आउटलाइन बता दें हम्म। कि आपने करना क्या है इनका। और उससे पहले आप ज़रा एक कागज़ कलम उठाएं और 6.8 ट्रिलियन डॉलर ज़रा लिख के दिखाएं फिगर्स में कि वो कितने होते हैं। ठीक है, तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स हिंसों में नहीं लिख सकेंगे। वो कागज खत्म हो जाएगा, वो सिफर खत्म नहीं होंगे। और फिर ये इतना एक जो बड़ा इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, इतनी रकम मांग रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में मांग रहे हैं और ये करेंगे क्या उसका? कहाँ पे खर्च करेंगे? कोई थोड़ा सा बताएं ना। जिनसे आप मांग रहे हैं उनको जरा बताएं भी कि आपका आगे प्लान क्या है। आपने आपका ऑपरेशनल आप आपकी वर्किंग क्या होगी उसके बाद जब आपको मिल जाएंगे? तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि 2024 का जो अमेरिकी बजट था, जो अमेरिका बजट था, उसमें जो अमेरिका का एक्सपेंडिचर हुआ है वो 6.7 ट्रिलियन डॉलर्स हुआ है। ये उससे भी ज्यादा मांग रहे हैं, ये 6.8 मांग रहे हैं। तो ये लोग जो है ना, ये बस ऐसे ही जाके ये इस किस्म की ये फुलझड़ियां उड़ाते रहते हैं। इनको खुद भी पता नहीं होता कि ये जो डिमांड कर रहे हैं किस बिना पे, यानी किस बुनियाद पे कर रहे हैं, उसकी बेसिस क्या है। तो ये बस ऐसे ही जी एक डिमांड है। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी किस्म की बातें करते रहते हैं। सर हम अपना हिस्सा तो रखा ही होगा ना उन्होंने कुछ सोच के। नहीं, वो जाहिर है वो तो यही बात कर रहे थे कि ज्यादा तो पाकिस्तान को दिया जाए इसमें से, है जी, हमें दिया जाए। जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ हैं, जिनकी हुकूमत है, पता नहीं है कि नहीं, उनको दिया जाए और वो इस मुल्क में खर्च करें। अपना जो इनका शहर है लाहौर, यानी ये शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये पूरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के जो बजट थे ना, ये उन पे कट लगा के और वो उठा के वो लाहौर में ले आते थे और वो पैसा लाहौर पे खर्च होता था। बिल्कुल। और लाहौर का इस वक्त हाल ये है कि लाहौर में आप खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते। लाहौर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकारी दफ्तरों में आप और प्राइवेट इदारों में लोगों को कहा गया है कि जनाब आप ऑनलाइन काम करें, आप बाहर ना निकलें, दरवाजे खिड़कियां बंद रखें। और लाहौर तक, तो लाहौर में तो इनकी हुकूमत अब देखें ना कब से आ रही है। पीएमएलएन की हुकूमत जो है, मियाँ नवाज शरीफ जो थे, ये कब चीफ मिनिस्टर बने थे और फिर कितने साल हो गए और उन्होंने किया क्या इसके लिए, स्मॉग के लिए? तो बिल्कुल। ये तो अपने शहर के अंदर एक ये जो एक
पॉजिटिव क्लाइमेटिक चेंज नहीं ला सके, चाहे जाए के पाकिस्तान में लाएं और चाहे जाए के फिर पूरी डेवलपिंग कंट्रीज के ये मामे बन के आप $6.8 ट्रिलियन मांग रहे हैं। तो सर खुद तो इनकी जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वो पहले स्विट्जरलैंड चली गई, अब वो इंग्लैंड में पहुंची हुई हैं। मतलब उन्हें अपने आप में तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, साथ साथ जो इन्वायरमेंट की मिनिस्टर इन्होंने बना रखी है वो भी साथ चली गई बैग उठाने के लिए। तो ये तो इनका हाल है, इतने तो ये सीरियस है इश्यूज को लेकर। हाँ, इसी से आप अंदाजा लगा लेना कि फिर वही नहीं गई, फिर वो जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है वो भी साथ गए हैं, फिर वो कैबिनेट के भी कुछ लोग साथ गए हैं। मरियम औरंगजेब ने तो खैर वो और काम के लिए गई है ना, वो कोई जो खरीदारी होगी, वो बैग शैग उठाने हैं उन्होंने, वहां पे वो शॉपर्स उठाने हैं, उनका पर्स उठाना है, साथ साथ चलना है। और वो तो इसलिए गई। तो ये अब ये लोग जो हैं, यानी अपने शहर का हाल उनका देखें, सूबे का हाल देखें, यानी पिंडी में, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, लाहौर, बुरा हाल है इस वक्त क्लाइमेट चेंज का। तो ये तो इसके हवाले से भी सीरियस नहीं है, और फिर वहां जाके ये दुनिया को कह रहे हैं। अब दुनिया हंसती होगी कि यार ये बंदा किस तरह की बातें कर रहा है, क्या बातें कर रहा है और किस कैपेसिटी में कर रहा है। इसको तो उन्होंने, ये तो कहीं जाता है तो इसको तो वो पीछे खड़ा करते हैं वो। बिल्कुल सर, अभी जो आपने देखा कि जो इस्लामिक अरब जो समिट थी उसमें इनको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था, कहाँ पे ये खड़े थे, ढूंढना पड़ रहा था। हाँ, वो पीछे मुंह नजर आ रहा था गौर से अगर आप देखें तो अब ये लोग जो हैं ये उठ के चले जाते हैं। अब इन्होंने देखा कि अपने मुल्क में तो हाथ में कुछ है नहीं है, तो चलो फिर बाकू चलते हैं, चलो फिर जनीवा चलते हैं, चलो फिर रियाद चलते हैं, चलो लंदन चलते हैं। वहाँ जाके फिर ये टाइम गुजारते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, फिर कुछ बयानात दाग देते हैं वहाँ से, फिर कुछ जो कोई ज़्यादतियाँ हुई या नहीं हुई उनका ज़िक्र कर देते हैं कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई, पता नहीं मुझे क्यों निकाला गया, मैंने तो ये किया वो किया ऐसे वैसे। तो बस ये अब इनकी इनकी यही अब मसरूफियात हैं कि बाहर सैरे वैरे करें, मुल्क के अंदर तो अब इन्होंने हर चीज़ सरेंडर कर दी है। यानी इतनी बेबसी और इतनी बेहिसी पॉलिटिकल लीडरशिप की हमारी पूरी 77 साल तारीख में कभी भी नहीं थी जितनी अब देखने में आ रही है। और बस ये लेकिन सर लोग देख रहे हैं, लोग इनको, ये तो इंग्लैंड में भी नहीं बच पा रहे, ये वहां पर जाते हैं, लोग वहां भी नारे लगाते हैं, ये स्विट्जरलैंड उतरते हैं, वहां भी लोग इनका पीछा नहीं छोड़ते, और हर जगह पर लोग इनको कुछ ना कुछ कह रहे हैं। कुछ शर्म वरम मतलब खत्म हो गई हम लोगों के अंदर से, क्या हुआ है? ये इन्होंने फिर वो काउंटर एक एक्शन भी लिया है ना। वो जनीवा में ये घेर घार के कुछ 4 बंदे लाए थे, तो वो वीडियो भी आ रही है। वो 4 बंदे जो हैं वो वहाँ पे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि यार यहाँ जनीवा में 4 बंदे हमारे हक में नारे लगा रहे हैं। तो बात ये है कि ये अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ना मुल्की मामलात से इन्होंने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब इनको पता है कि ये अपनी मकबूलियत लूज़ कर चुके हैं मुकम्मल तौर पे। तो अब ये कह रहे हैं कि यार जितना टाइम है, प्रोटोकॉल मिल रहा है, इख्तियारात तो हैं नहीं, चलो प्रोटोकॉल तो है ना। सरकारी जहाज़ों में सफ़र करते हैं, सरकारी गाड़ियों में घूमते हैं, किसी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र करवानी हो वो करवा देते हैं, किसी को कोई ठेका दिलवाना है, कोई और इस किस्म के छोटे-मोटे काम, वो तो ये कर रहे हैं। बाकी जो मुल्की तो सर करप्शन इतनी ज्यादा पाकिस्तान में बात की जाती है करप्शन की, और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पीटीआई समेत, सभी के ऊपर करप्शन के इल्जामात भी हैं, लेकिन जब कोई आता है, दूसरी पार्टी कोई आती है, वो जो एक पार्टी जिसपे करप्शन का इल्जाम हो, पावर में ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई तो ये कोई नहीं करते। अपने ऊपर तो खैर क्या खाक कार्रवाई करेंगे, लेकिन दूसरे पे तो करनी चाहिए। मतलब जरदारी साहब को इन्होंने कहा था कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने, कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा, वो घसीट के उन्होंने प्रेसिडेंसी में बिठा दिया उनको, ये नहीं बताया था। असल में ये जो है ना, मतलब इनकी जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इस चीज़ के गिर्द घूमती है कि एक गिवन सिचुएशन से कितना कुछ ये अपने तौर पे फ़ायदा उठा सकते हैं, और इनके लिए कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है, इनके इक़्तिदार के लिए, इनके वसाइल के लिए, इनके जो इंटरेस्ट्स हैं उनके लिए, तो वो तो कुछ भी कर गुज़रेंगे।
बाकी अगर किसी को निशाना बनाना है तो वो भी इन्होंने बनाया है, लोगों को निशाना बनाया है। लेकिन जहाँ पे इनका फ़ायदा हुआ है, ज़्यादा फ़ायदा इन्होंने देखा है, वहाँ पे इन्होंने फिर सदर भी बना दिया है। इन्होंने जनाब और भी ओहदे दे दिए हैं लोगों को। इन्होंने उसमें फिर कोई कबाहत नहीं की, किसी किस्म की एक्सटेंशनें भी दे दी हैं इन्होंने लोगों को। लेकिन और सर हमें तो सर ये कहा जाता है या ये बताया जाता है हमेशा से कि जी हम जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, हम जो आगे नहीं बढ़ पा रहे दुनिया में, तो उसकी रीजन भारत है। भारत हर जगह जो है हमारे रास्ते में खड़ा है और हमें आगे नहीं आने दे रहा। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, बात ये है कि भारत अगर मिसाल के तौर पे आपके खिलाफ कुछ कर भी रहा है, तो वो कोई मवाद है ना ऐसा जो आपने प्रोवाइड किया है। देखें ना, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको तो पूरी दुनिया जानती है ना कि वो प्रोडक्ट्स कौन हैं, क्या हैं, कैसे ऑपरेट करती रहीं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में 10 साल तक वो प्रोडक्ट्स कहाँ से जाती थीं, मुंबई में जो आई थीं, वो कहाँ से आई थीं, पठानकोट में जो जिन्होंने एक्शन किया था वो कौन थे, कारगिल में कौन था। मुंबई अटैक जो था, होटल का जो था वो। जी, जी। तो वो सारे वो जितने भी वो कह लें कि वो सैंपल्स थे, वो तो हम ही ने तैयार किए थे ना सारे। तो अब अगर भारत जो है वो कहता है कि यार ये टेररिज्म होता रहा है और ये टेररिज्म जो है ये इम्पोर्ट यानी वो एक्सपोर्ट किया गया पाकिस्तान से, यानी इवन वो जो एयर इंडिया का तैयारा अगवा हुआ था और वो कंधार ले गए थे और फिर मसूद अजहर को छुड़वाया गया था और 4 जो हाईजैकर थे वो पाकिस्तान आ गए थे फिर उसके बाद। तो अब ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो दुनिया ने अपनी आँखों से देखी हैं। हमें जो एफएटीएफ में डाला था वो इंडिया ने तो नहीं डाला था ना, एफएटीएफ में। लेकिन तो सर हम तो ये भी कहते हैं कि ये जितने अटैक्स हुए हैं, जो कुछ भारत में हुआ है वो भारत खुद ही करता है। तो लोग हमारी सुनते क्यों नहीं है? हम भी तो कोई बात कर रहे हैं ना, भारत कह रहा है तो कह रहे हैं कि हम भी तो कह रहे हैं खुद ही कराते हैं वो। तो हमें हमारी 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 क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है ना जी। दुनिया को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। दुनिया हर चीज़ देख रही है। अब इस वक़्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब आप देखिए कि अजमल कसाब ने अपने लखवी के साथ जो मोबाइल पे बातें की, वो तक अवेलेबल थी, वो तक दुनिया ने एक्सेस कर ली। मैंने खुद सुनी वो बातें। तो अब ये कहना कि जनाब अब दुनिया को पता नहीं है और हम चुपचाप ये कर लेंगे और बस किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं होता ना। अब तो चीज़ें जो हैं वो खुल जाती हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है और मीडिया तक एक्सेस है हर एक की। और इंडिया कहता रहता, अगर हम ये इसमें इन्वॉल्व ना होते तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था उससे। इंडिया जो कुछ कहता है वो उसमें हकीकत है ना उसमें। देखिए ना। लेकिन सर जी। जी, जी, तो ये सारे लोग जो हैं ये यहाँ पे थे ना, यहाँ पे शहीद कौन था ये मसूद अज़हर कौन था? लखवी कौन था? ज़कीउर रहमान लखवी कौन था? वो जो मास्टरमाइंड था बॉम्बे अटैक्स का, कहाँ पे था वो? अब किधर है वो? कहाँ पे है वो? 2 एफआईआर्स उसके खिलाफ कटी हुई हैं सर इस्लामाबाद। एहसान उल एहसान कहाँ है वो भी नहीं पता। एहसान एहसान कहाँ पे है? ये सारे लोग जो हैं, ये लोग कहाँ पे हैं और ये इनको कौन पैट्रोनाइज़ करता रहा और ये जो भी इनके ऑपरेशंस होते थे, वो इनकी बेसिस कहाँ पे थी और कहाँ पे जाके ये ऑपरेशंस करते थे? अब ये बातें जो हैं, ये तो अब हमें भी पता है, इस मुल्क के शहरियों को भी पता है। ठीक है जी। तो इंडिया जो है वो अगर प्ले अप करता है ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल फोरम पे जाके, तो इंडिया की बात सुनी जाती है और क्योंकि एविडेंस है उनके पास, एविडेंस बिल्कुल। अवेलेबल है हर चीज़ का। लेकिन सर वो जो हमारे यहाँ से कहा जाता है कि जी वो पुरानी बातें हो गई, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम मान गए, हम ऐसा अब नहीं करेंगे, तो क्या वाकई में हम इस काबिल हैं कि कोई हमारे पर दोबारा ट्रस्ट करे, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे? जबकि हमने हाफिज सईद लेके मसूद अजहर हर किसी को अभी तक यहीं सजा के रखा हुआ है। हम भारत के हवाले कर दें तो शायद वो कुछ बिलीव कर लें, तब भी थोड़ा सा।
बात वही है ना कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को प्रोटेक्ट करती है। अब आप देखें ना कि नवाज शरीफ वगैरह के साथ क्या कुछ नहीं हुआ और क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रियासत ने अमली कदम कोई नहीं उठाया। काजी फायज ईसा की गाड़ी के पास आके लोगों ने नारे लगाए और उनके जनाब पासपोर्ट कैंसिल कर दिए गए। ठीक है ना। हम्म। तो बात यह है कि इसी तरह वो कराची का जो पुलिस अफसर था जिसपे 444 केसेस थे कत्ल के, हम्म। वो उसको हथकड़ी तक कोई नहीं लगा सका। और उसके बरक्स बेशुमार लोग बहस एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बिना पे पकड़ लिए गए, हथकड़ियां लगा दी गई, टेररिज्म के केसेस उन पे बना दिए गए, जेलों में डाल दिया गया, आज तक बाहर नहीं निकल सके। तो बात यह है कि ये प्रोटेक्शन देते हैं हर उस बंदे को जो इनका एसेट हो, और जो एसेट नहीं है, अब नवाज शरीफ अब एसेट नहीं है ना, नवाज शरीफ को गालियां अभी भी पड़ रही हैं वहां पे। लेकिन सर ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे ये क्लाइमेट या एनवायरनमेंट को लेकर ही करें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जी लाहौर में बहुत मुश्किल है लोगों का रहना, सांस नहीं आ रही, ये वो। आप ऐसा करें, आप कराची आ जाएं, वेलकम टू कराची। ये तो इनका आईक्यू लेवल है कि वो बैठकर कह रहे हैं कराची आ जाए। बिलावल भुट्टो जो है ना वो तो बहुत ही नामाकूल आदमी है। उसको तो बिल्कुल कभी भी उसने कुछ सेंसिबल बात नहीं की। वो तो उसको जो अब्बा जी पट्टी पढ़ा देते हैं वो जाके वो कह देता है वो। और वो बस वो अब देखे ना, वो जब गोवा गया था तो एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ जाके कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाए। उसने कश्मीर कश्मीर वहाँ पे वो कहना शुरू कर दिया, वो सारा अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो गई वो। तो ये जो है ये इसके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को खुश करके तो ये लोग इक़्तिदार में रह सकते हैं। देखें, एस्टेब्लिशमेंट को कोई भी खुश नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट की अपनी डायनामिक्स हैं, उनका अपना अंदाज है चीज़ों को देखने का। तो अब ये लोग इक़्तिदार में कब तक हैं, कब तक रहते हैं, इनको खुद भी नहीं पता। कल को हो सकता है कोई ऐसी डेवलपमेंट हो तो उठा के बाहर फेंके सब। तो 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स भी फिर वहीं हवा में तहलील हो जाएंगे। और बाकी ये लोग भी जो है ना ये भी फिर चले जाएंगे, कराची चले जाएंगे, कोई लाहौर चला जाएगा, वहां जाके फिर सर ये तो दुबई और अमेरिका भागेंगे, लंदन जाएंगे, ये तो कराची लाहौर कहाँ जाएंगे ये लोग। हाँ, अगर स्मॉग ज्यादा हुई तो फिर ये बाहर चले जाएंगे क्योंकि ये जैसे अभी भी गए हुए मरियम नवाज वगैरह। लेकिन सर आपको जो अभी के जो पॉलिटिशियन जो हमें दिखाई देते हैं, स्क्रीन पे दिखते हैं या सोशल मीडिया पे दिखते हैं, कोई ऐसा आपको नजर आता है या नहीं भी दिखते, अगर कोई ऐसा आपको दिखाई देता है आपके ख्याल से कोई है जो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकता हो? देखिए जी, इस वक्त तो यकीन कीजिए कि बिल्कुल ही अंधेरा है, मुकम्मल अंधेरा है। कोई आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जो कुछ कर सके। उसकी वजह ये है कि सारी जो इनके पास पावर थी, जो इख्तियारात थे, वो सारे के सारे सरेंडर हो चुके हैं। अब इनकी कोई हैसियत नहीं रही, इनकी कोई हकीकत ही नहीं है इन लोगों की। ये क्या कर सकते हैं, ये तो अब इस वक्त प्योरली जो है ये अपना एक टाइम पूरा कर रहे हैं। और पावर्स तो कहीं और हैं, अब इख्तियार तो कहीं और चला गया है। ये लोग तो बिल्कुल एक पपेट के तौर पे अब नाच रहे हैं। वो स्ट्रिंग्स किसी और के हाथ में है, वो ऐसे खींचता है तो फिर वो हाथ ऐसे हो जाता है, तो ऐसे खींचता है तो ऐसे हो जाता है, तो ऐसे खींचता है तो टांग उठा लेते हैं। है जी। मगर सर फिर तो मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी को बुला लेना चाहिए 2 साल के लिए। थोड़ी कंट्री हमारी सेटल हो जाए तो वो फिर चले जाएं वहां पे। तो अमित शाह साहब और दूसरे लोग हैं वो संभाल ही लेंगे। वो तो हमारे पांच नहीं, छह लीडर तो हम इंडिया के गिनवा ही सकते हैं जो जो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ। वो भी यहाँ तो भाग अजीब ही हाल है। जाएंगे। ये अब अनगवर्नेबल हो चुका है मुल्क, ये अनगवर्नेबल हो चुका है, गवर्नेंस खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अब कोई भी आ जाए ना, आप आसमान से भी किसी को ले आए ना, तो वो भी भाग जाएगा कानों को हाथ लगा के, जो हालात बन चुके हैं यहाँ। आप सुप्रीम कोर्ट का हाल देख लें
कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर धड़े बन गए हैं अब। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब वो जैसे नहीं होते थे एसएचओ के, यार ये एक लाश मिली है तो वो कह रहा है यार ये तो मेरे थाने की हदूद में मिली है, वो ये तो ये तो मेरा केस होगा, वो कहता है नहीं यार ये मेरा केस है, मेरी मेरी हदूद है, या ये मेरा केस नहीं है, वो कह रहे मेरा भी केस नहीं है, वो लड़ रहे हैं आपस में। तो सुप्रीम कोर्ट में अब यही हो रहा है, वो कह रहे जी ये केस आईनी अदालत का भी एक टैक्स का केस था, टैक्स का केस था, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने वो उसको भेज दिया वहां पे, उन्होंने कहा जी ये तो आईनी केस है, ये तो आईनी अदालत सुनेगी। यानी वहां पे अब झगड़ा शुरू हो गया इस बात पे कि कौन सा केस आईनी है और कौन सा केस जो है वो आईनी नहीं है, तो वो इस पे लड़ रहे हैं। और हुकूमत जो है उसका पता ही नहीं है इस वक्त हुकूमत कहाँ पे है, यानी कोई पता ही नहीं बिल्कुल कि हुकूमत किस जगह पे है, कहाँ पे है, क्या कर रही है। मतलब हर चीज बिल्कुल इस वक्त यानी वो गायब हो गई हुई है, ये हाल है इस वक्त। तो बिल्कुल ऐसा ही है सर, आप सब एक ही जैसे हैं। और जैसे जिस किस्म के आइडियाज जो है वो बिलावल भुट्टो दे रहे हैं, और जिस तरह से मरियम नवाज उठकर चली गई हैं, वो देखकर यही लग रहा है कि सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं कि किसी तरीके से जितने दिन भी हैं इनके, वो इनके पार्लियामेंट में गुजर जाएं और फिर ये वापस से लंदन और दुबई का रास्ता पकड़े, ऐसा ही लग रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक